हेलो नमस्कार दोस्तों। सक्षम आईक्यू के टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे जीएस पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की क्लास आपको मिल जाएगी नेक्स्ट डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन इसमें देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा लौटते मानसून से होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब तथा तमिलनाडु हैं। तो इसमें से जो सही नहीं है उस ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है कि भारत के जो उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा लौटते मानसून से होती है। यही बात आपकी गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, जो भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिमी मैदान में होती है। उत्तरी मैदानों में मतलब उत्तर पश्चिम मैदानों में होती है। जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है, ना कि लौटते मानसून द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। जो कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं इनकी उत्पत्ति आपके भूमध्य सागर से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी कथन कौन सा सही नहीं है बताना है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम टिट्रियम ड्यूरम है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्यूटा क्लोर शाकनाशी पदार्थ है। नेक्स्ट है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म UPAS 120 है। अन्य ऑप्शन है चना मित्र ऐप भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यही आपका गलत दिया है। ठीक है, जो चना मित्र ऐप है वो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। तिलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया इसमें बताया गया है, ना कि ये कानपुर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। और ये राइस एक्सपर्ट ऐप है। ठीक है, राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये आपका कटक में है। और जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसान मित्र कीट है तो कौन सा है? नेविस है या फिर ओरियस है या फिर सिरफिड मक्खी है या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो किसान मित्र कीट हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये आपके नेविस भी है, ओरियस भी है और सिरफिड मक्खी भी है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज एक तरफ है, एक तरफ है उत्खनित खनित स्थल। जो मैग्नीज का है खनिज स्थल भंडारा, लौह अयस्क का है डल्ली राजहरा, अब्रक का है मूसाबानी, लौह का है बेल्लारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ये 4। देखिए, जो मैग्नीज का है, ये जो इसमें क्या है, जो नहीं सुमेलित है वो बताना है ना। तो इसमें देखिए, जो ये मैग्नीज का भंडारा है ये भी सही है। एंड नेक्स्ट लौह अयस्क का डल्ली राजहरा ये भी सही है। और जो मूसाबानी है ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, जो कि तांबा तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है मूसाबानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक मूसाबानी। जो इसका जो गलत है वो आपका हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी यही आपका गलत है। और ये जो मैग्नीज भंडारा ये भी सही है। और लौह अयस्क डल्ली राजहरा ये भी सही है। लौह अयस्क बेल्लारी ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। गुड़ अयोध्या तथा मुजफ्फरनगर का एक जनपद का एक उत्पाद है। नेक्स्ट है मूंज उत्पाद अमेठी प्रयागराज तथा सुल्तानपुर का एक जनपद एक उत्पाद है। गौरा पत्थर ग्राफ्ट महोबा तथा सजर पत्थर क्राफ्ट बांदा एक जनपद एक उत्पाद है। नेक्स्ट है देसी घी अमरोहा तथा घुंघरू हरदोई का एक जनपद एक उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इसमें जो ये दिए हैं गुड़ के लिए अयोध्या तथा मुजफ्फरनगर ये भी सही है, एक जनपद एक उत्पाद में। मूंज के लिए अमेठी प्रयागराज सुल्तानपुर ये भी सही है। गौरा पत्थर क्राफ्ट महोबा सज्जर पत्थर के लिए बांदा एक जनपद एक उत्पाद ये भी सही है। जो देसी घी अमरोहा तथा घुंघरू हरदोई का एक जनपद एक उत्पाद है ये गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है। यही आपका जो है, देखिए जो देसी घी है ये आपका इसमें कहाँ का दिया है? अमरोहा का, जो कि अमरोहा का नहीं है, ये औरैया का एक जनपद एक उत्पाद है, ठीक है। घुंघरू घुंघरू जो है बेसल्स जो हैं ये आपके एटा का है, ठीक है। ये एटा का ये हरदोई का नहीं है, एटा जनपद का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देसी घी अमरोहा का नहीं औरैया का है एक जनपद एक उत्पाद। और हरदोई वो घुंघरू जो है ये आपका हरदोई का नहीं है, जबकि एटा का एक जनपद एक उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 38 38,000 और 4400 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है चंद्रमा सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, देखिए ऑप्शन सी है, चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन 7 घंटे 43 मिनट दिन में में एक घूर्णन पूरा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूर्ण करता है, ये बात गलत है। जो कि देखिए चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, तो यही आपका गलत है, बाकी सब सही दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सही कथन है तो कौन सा है। पेटागोनिया के पठार को दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट है, तिब्बत के पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेसाटा का पठार मैक्सिको में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कथन सत्य है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पेटागोनिया के जो पठार को दक्षिण अमेरिका का खनिजों का पठार कहा जाता है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, मिंडानाओ द्वीप संबंधित है किससे। फिलीपींस, क्यूबा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मिंडानाओ द्वीप है जिसे वादे की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है, ये आपका फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस द्वीप समूह में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे वादे की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ झील है, एक तरफ देश दिया है। तो साइमा झील कहाँ पे, क्या फिनलैंड में है, या फिर बलखास उज्बेकिस्तान में है, या फिर रेड लेगून स्वीडन में है, या फिर मराकैबो रूस में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, देखिए जो साइमा है वो फिनलैंड में है, ये बात एकदम सही है। और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि बलखास कहाँ पे है। जो बलखास है ये आपके कजाकिस्तान में है। ठीक है, बलखास कजाकिस्तान में है। और जो रेड लेगून है ये आपका बोलीविया में है। और माराकैबो जो है वो वेनेजुएला में है। तो ये आपके तीनों गलत दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइमा जो है वो आपका फिनलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंटका प्रदेश जो तांबा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, विस्तारित है, तो ये कहाँ पे है। ऑप्शन दिए हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, या फिर चिली से पेरू तक है, या फिर गैबन से माली तक है, एंड या फिर इथोपिया से गैबन तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये जो कंटका प्रदेश है जो तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, यहीं पे ये विस्तारित है। और वर्तमान में ये आपके DR कांगो अफ्रीकी महाद्वीप में है, जो कि तांबे का खान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें।
इसे 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक एवं दो, ना एक ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों बात सही है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की विकास दर से अधिक है। एंड नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेफेड। नेफेड संबंधित है तो किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, उड्डयन क्षेत्र से या फिर पर्यटन क्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नेफेड है वो आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका ये 13, एपीडा। एपीडा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के, या फिर वित्त मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय? तो जो एपीडा है, एपीडा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एपीडा काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14, मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋषभ देव, अजित नाथ, अभिनंदन नाथ और सुमित नाथ तथा अनंत नाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ को अयोध्या में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, पंच महाव्रत की शिक्षा सर्वप्रथम पार्श्वनाथ के समय प्रचलित थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, पार्श्वनाथ ने एक संघ की स्थापना की जिसके अनुयायी गणधर कहे गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव, अजित नाथ, अभिनंदन नाथ और सुमित नाथ तथा अनंत नाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मिहिर भोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन दिया है इसमें। पहला है, इसमें आदि वाराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, राज मृगांक तथा श्रृंगार प्रकाश इसके रचित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, मिहिर भोज के शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति तथा अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृतांत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 3, 1, 2, 3, केवल 1, केवल 2। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसने आदि वाराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। एंड देखिए, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, मिहिर भोज के शासनकाल की जानकारी का मुख्य स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति तरह अरब यात्री सुलेमान का यात्रा वृतांत है, ये बात भी आपकी एकदम सही है। देखिए, जो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, राज मृगांक तथा श्रृंगार इनके रचित ग्रंथ हैं, ये बात आपकी गलत है। ठीक है,
देखिए जो राजमृगांक और श्रृंगार प्रकाश हैं, ये आपके राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत है और पहला और तीसरा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। ग्वालियर का तेली मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मीर भोज के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से इनका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है इनकी छत गज पृष्ठाकार है जो नागर शैली में है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 और 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मीर भोज के शासन काल में हुआ, ये बात सही है। एंड तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से इसका निर्माण हुआ, ये बात भी आपकी सही है। एंड देखिए तीसरा गलत क्यों है। इसकी छत गज पृष्ठाकार है जो नागर शैली में बना है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। इसकी छत जो है गज पृष्ठाकार है, लेकिन इसका शिखर गज पृष्ठाकार है, छत नहीं है, जो द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, ये द्रविड़ शैली में बना है। इसकी जो नक्काशी और मूर्तियां हैं ये आपकी नागर शैली में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम युद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट ऑप्शन है तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरत शाह था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही बात आपकी गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, और ये क्यों नहीं सही है। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो कौन था। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो आपका नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, ये नुसरत शाह नहीं था, ये नासिरुद्दीन महमूद था, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मारवाड़ युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर शेर शाह सूरी ने कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। दूसरा ऑप्शन है उसने कृषकों की मदद के लिए कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना ही 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका तो ये डी नंबर, तो ये ऑप्शन ही गलत लिखा है। इसमें ना तो 1 ना ही 2 होना चाहिए और इसमें गलत दिया है 3 दिया है, क्योंकि ऑप्शन 2 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 19 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो इसमें राइट आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों बात एकदम सही है इसमें।
तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। किसने कृषकों की मदद के लिए कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये बात भी सही है। और आपका दिया है, मारवाड़ युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने मात्र कहा कि मात्र मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो ये बात भी आपकी एकदम सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों का सही क्रम है। तो सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। मनुची, हॉकिंस, थॉमस रो या फिर रॉल्फ फिंच। तो सीक्वेंस में इनको व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 20 का। फिर है हॉकिंस, थॉमस रो, रॉल्फ फिंच, मनुची। नेक्स्ट है रॉल्फ फिंच, फिर है हॉकिंस, फिर है थॉमस रो, फिर है मनुची। नेक्स्ट है थॉमस रो, रॉल्फ फिंच, मनुची, हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का? 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले रॉल्फ फिंच आया, फिर हॉकिंस आया, फिर थॉमस रो आया, फिर मनुची आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस समाचार पत्र ने लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों को लूटने वाला कहा था? संध्या, काल, बॉम्बे समाचार या फिर पायनियर। तो किस समाचार पत्र ने लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी तथा राज्यों को लूटने वाला कहा था? 21। तो ये आपका जो बॉम्बे समाचार है इसमें कहा गया था लॉर्ड डलहौजी को कुख्यात पिंडारी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता, मेरठ। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये आपका कोलकाता मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पाखंड खंडनी पताका 1897 ईस्वी, लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय 1879 ईस्वी, सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1900 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित जो है उसे बताना है। तो इसमें देखिए ये सब 23 नंबर का देख लेते हैं। चलिए सबको देख लेते हैं। जो सोशल सर्विस लीग की स्थापना आपकी 1911 में हुई थी, ठीक है। सोशल सर्विस जो लीग है इसकी स्थापना 1911 में हुई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए कि जो पाखंड खंडनी पताका है इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। इसकी स्थापना आपके 1867 में हुई थी। एंड देखिए लाहौर में आर्य समाज का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना जो है 1877 में हुई थी। इनका ये 77 में हुई थी, ठीक है। इसका जो दिया है ये 1800 दिया, लेकिन इसमें गलत 79 दिया है, तो ये आपकी 77 में हुई थी, 1877 ना कि 79। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो है 1903 में हुई थी। 1900 में नहीं हुई थी, 1903 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 24। एक तरफ शोध संस्थान और एक तरफ स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए का है सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या सहारनपुर में है। नेक्स्ट है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट
एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हापुड़ में है। एंड देखते हैं नेक्स्ट है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है या फिर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो इसमें देखिए ये जो दिया है सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सहारनपुर में है, ये बात एकदम सही है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, ये भी बात सही है। एंड न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये आपका प्रयागराज में नहीं है, प्रयागराज में ना होकर ये आपका लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है ये, यही आपका गलत है। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र झांसी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, या फिर पुष्टि संप्रदाय, या फिर द्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुष्टि संप्रदाय। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं उन्होंने मथुरा वृंदावन में जो है पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें कृष्ण लीला को जो है, इसका जो विषय था कृष्ण लीला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो इन्होंने कृष्ण लीला बताया है और इसको गायन विधि में बद्धित किया गया था, संगीतबद्ध किया गया था भजन के पदों में, इसको किया था वल्लभाचार्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रारंभ किया गया था कब? 2018, 2019, 2020, 2021। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 24 जनवरी 2018 को किया गया था, जो कि 75 जिलों में प्रत्येक को एक दिवस एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2018, 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी जो कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, इसी 2018 में किया गया था ये। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जास्कर, या फिर काराकोरम व लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए नंबर, पहला है विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दुबई में हुआ। नेक्स्ट है हनी डबास विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन के सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पैरा एथलीट हैं। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर दीजिए, 1 और 2, केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दुबई में हुआ, ये बात आपकी एकदम सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? केवल, ब्यास और चिनाब। नेक्स्ट है केवल, ब्यास और रावी। नेक्स्ट है केवल, चिनाब, रावी और सतलज, एंड ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं वो आपकी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये सभी नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है आदित्य एस सामंत 83वें ग्रैंड मास्टर, या फिर रविंद्रा बास्टू भारत की राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम की कोच। नेक्स्ट है अंशुमान झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे युवा तैराक। नेक्स्ट है यूएसए ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 30 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो गलत है, यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव नहीं है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो यूएसए ओपन 2023 के पुरुष एकल के विजेता हैं वो आपके नोवाक जोकोविच थे और डेनियल मेदवेदेव नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक तरफ कोयला के क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ इनकी स्थिति है। तो कोयला क्षेत्र देखते हैं कि माकुम, क्या माकुम असम में है? नेक्स्ट है, अच्छा इसको मिलाना है तो इसका मिलान करना है 31 का मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो माकुम है वो आपका क्या असम में है? हाँ, ये असम में है। एंड नेक्स्ट देखते हैं नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश में, हाँ ये भी सही है। और गिरिडीह ये झारखंड में, ये भी सही है। सोहागपुर ये मध्य प्रदेश में, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ केंद्र। तो सीमेंट उद्योग क्या पोरबंदर में है, या फिर पेट्रो रसायन नागथेन में है, या फिर चीनी का सिलवासा में है, लोहा एवं इस्पात का राउरकेला में है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो चीनी का है ये आपका सिलवासा में नहीं है, यही बात आपकी गलत है। सीमेंट का पोरबंदर में, ये बात सही है। पेट्रो रसायन नागथेन में है, ये सही है। लोहा इस्पात का राउरकेला में, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है एशिया कप 2023 क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? पाकिस्तान और भारत, श्रीलंका और भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 देखिए वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों होती हैं, यही बात आपकी बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो आपकी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 35। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी और चिहुआहुआन और सहारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 मरुस्थलीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कौन स्थित है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका कालाहारी जो है वो मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा,
मोंटसेराट या फिर मडीरा या फिर एंगोइला। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मडीला है वो आपका कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी, मडीना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सेल्वा वनों की विशेषता है? चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी सदाबहार, शंकुधारी पतझड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सेल्वा वन होते हैं वो चौड़ी पत्तीदार सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। कोको, कहवा, चाय, गन्ना। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मिलान करना है। 38 का जो मिलान करना है, तो देखिए जो कोको है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है? कोको आपका घाना में पाया जाता है, तो इसका मिलान कोको आपका घाना में पाया जाता है। और जो कहवा है, कहवा आइवरी कोस्ट में पाया जाता है। चाय है, चाय केन्या में पाई जाती है। गन्ना है, गन्ना दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, पहला और दूसरा एंड तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट है कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। नेक्स्ट है शक्ति, कोयला, प्राणीमल और जलावन की लकड़ी। नेक्स्ट है कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं वो आपका शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, वर्गले द्वारा और रेडजेल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा है इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? इसका प्रयोग किसने किया था? तो ये इसको बेनेट द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए से तथा दूसरे को आर से कहा गया है। अभिकथन ए है लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको कूट से बताना है ना, तो इसका कूट देख लेते हैं। 41 देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही, आर दोनों सही हैं, आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही? इसका जो देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, यही इसका सही कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं, ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपना कर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अच्छे विकास युक्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है वो आपका झांसी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है। हाल ही के वर्षों में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। नेक्स्ट है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। एंड जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। निम्नलिखित में किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म, प्लास्टिक का थैला। किसके क्षय में सबसे अधिक समय लगता है? तो आपको पता ही होगा कि जो प्लास्टिक का थैला होता है ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम क्या लेता है? ये पूरी तरीके से यही आपका क्षय नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए
जिससे प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं इनका कम से कम यूज़ किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतया भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। एफ्लाटॉक्सिन जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं, किसके द्वारा? जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ या फिर फफूंदी या फिर विषाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1975, 1982, 1985, 1995। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैराकी किस जिले का खेल है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैराकी है, तैराकी आपके पीलीभीत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू आबादी 79.80% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 19.26% मुस्लिम आबादी का है। एंड नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। एंड नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला महाराजगंज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? जो सही इसमें नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यों नहीं सही है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे आपका बलरामपुर है, जिसका लिंगानुपात 950 है। ठीक है, इसलिए ये आपका गलत है, यहाँ पे हो जाएगा बलरामपुर। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो महाराजगंज ना होके कहाँ पे है? ये आपका हो जाएगा बलरामपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, मरुस्थलीय जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर मरुस्थल दोनों उत्तर व दक्षिणी गोलार्धों में कर्क व मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मरुस्थलीय जीवों की उत्पादकता सबसे कम होती है। एंड नेक्स्ट है, कम होती है लेकिन ये अधिकतम क्षेत्रफल आच्छादित करते हैं। नेक्स्ट है, मरुद्भिद झाड़ियाँ तथा अल्पकालिक प्रकार की वनस्पतियों की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डी नंबर सही हो जाएगा, इसमें ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो क्या जारी की जाती है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या फिर
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। जो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट है, ये जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग संयुक्त चुनना है। पक्षी विहार एंड राज्य सुल्तानपुर। अच्छा, पक्षी विहार कौन सा कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का। देखिए, सुल्तानपुर आपका कहाँ पे है? सुल्तानपुर हरियाणा में है। तो सुल्तानपुर हरियाणा। फिर है कुलिक उत्तर प्रदेश में है ये। नवाबगंज पश्चिम बंगाल में है। हाँ? देखिए, ये गलत हो गया। देखिए, सुल्तानपुर आपका कहाँ पे है? हरियाणा में, ये बात सही है। कुलिक है पश्चिम बंगाल में। जो नवाबगंज है वो कहाँ पे है? नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है आपका ना। और अत्तिवेरी है कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्तिवेरी कर्नाटक में, नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है और कुलिक पश्चिम बंगाल में, सुल्तानपुर हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक नट श्रेणी का फल है? नट श्रेणी में जो आता है चीकू, सेब, सिंघाड़ा, नाशपाती। तो इसमें से नट कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा कि इसमें से नट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंघाड़ा। यही आपका नट श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 42। तो इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है? ये आपका अनुच्छेद 38 में कही गई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 38 में कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। एंड उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, एक तथा दो दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? देखिए, इसमें ना तो एक है और ना ही दो है। इसका दोनों ऑप्शन इसके गलत दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, यही बात सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि संस्था जो ये निकाय है कैसा है? जिसका संस्था का गठन स्वयं भारतीय संविधान द्वारा निर्मित किया गया है वो संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या है? जो वित्त आयोग है वित्त आयोग क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ही एक गलत है ना ही दो दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये बात भी सही है। तो इसमें जब कोई गलत ही नहीं है तो इसको असत्य इसको बताना है, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं?
अधिवेशन 7, 9, 11, 15। तो इसमें कितने अधिवेशन हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें 11 हो जाएगा। देखिए, जो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। अगस्त 2023 में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बेंगलुरु में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? जो इसमें सुमेलित है वो बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 318 में है, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 में है, या फिर संघीय लोक सेवा आयोग 332 में है, या फिर महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जोड़ी या संस्था के अनुच्छेद सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो बताना है। तो इसमें देखिए, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या 318 में है? जो भारत के संविधान का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस में किया गया है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? चलिए इसको बताएंगे। देखिए, जिसका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो आपके क्या नाम है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसका उल्लेख आपके 124 में किया गया है, और जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसको 324 में किया गया। ये बात तो सही है। और जो संघीय लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग का किस में किया गया है? जो लोक सेवा आयोग है उसको 315 में बताया गया है ना, तो इसलिए ये भी गलत है। और महाधिवक्ता को किस में बताया गया है? महाधिवक्ता 165 में। हाँ, तो चलिए देखिए, ये आपका 165 में है, और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो 124 में दिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का किस में है? 318 में दिया गया है। और जो 318 में भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो तो सही दिखा है, इसमें 324 में किया गया, सही है। और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो 124 में किया गया है। और जो संघीय लोक सेवा आयोग है, इसको आपके 315 में किया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता को 332 में बताया गया। हाँ, तो ये आपका कहाँ पे है? 165 में इसका उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किस में है? 6ठे में है, 7वें में है, या फिर 8वें में है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो आपका ये 7वीं अनुसूची है, इसी में तो दिया गया है राज्य सूची, समवर्ती सूची, और कौन सी सूची है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इसमें तीनों को जोड़ा गया है ना। तो ये आपका 7वें अनुसूची में तो जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, या फिर संसदात्मक, या फिर अर्ध लोकतंत्रात्मक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है,
संसदात्मक शासन प्रणाली है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो संसदात्मक शासन की प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है ए आर सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत, आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पष्टीकरण दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? ये जो कथन दिया है तो ये किसका कथन दिया है, तो इसको बताना है कि ये किसका कहा हुआ उक्त कथन है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य परस्पर अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था, या फिर MP पायली ने कहा था, या फिर एलेक्जेंड्रोविक्स ने कहा, या फिर KC व्हीलर ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका KC व्हीलर। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य परस्पर अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और एक तरफ दिए गए हैं कि किस अनुच्छेद से है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान का 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। फिर है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो क्या आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद या नहीं, ये बताना है। तो ये सही बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो ये किस में कहा गया है? ये आपका कहा गया है केशवानंद भारती केस में। ठीक है, ये आपका केशवानंद भारती केस में कहा गया है। और फिर मूल ढांचे का सिद्धांत जो है, इसको मिनर्वा मिल केस के द्वारा जोड़ा गया है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा एंड दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 67। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 का ए। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद जो है किसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए अनुच्छेद 43 ए के अंतर्गत कही गई है ना ये बात। ऑप्शन नंबर डी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा
अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या हो सकता है? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और नेक्स्ट है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? देखिए, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत सभी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो क्या होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है वो आपका होता है 7 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो ऑप्शन है ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट ऑप्शन है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। एंड नेक्स्ट है सदनों का 2/3 बहुमत एंड सदनों का पूर्ण बहुमत। जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किस प्रकार के बहुमत द्वारा पारित किया जाना होता है? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें जो है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में अगस्त 2023 में किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, या फिर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में, केरल के जो तिरुवनंतपुरम में अगस्त 2023 में किया गया है, तो ये पहला एक AI आधारित तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका जो इसका उद्घाटन जो है किया गया आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, नेक्स्ट है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, एंड नेक्स्ट है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार एंड अपीली क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है यही आपका नहीं है। ठीक है, और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है निरीक्षण क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार, ये उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार हैं, और ये जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है यही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
73 का क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, या फिर चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से, या फिर चुनाव परिणामों में की घोषणा की तिथि से, या फिर सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो कितना है? जो प्राकृतिक संख्याएं 100 से विभाजित हो जाएं, 100 को जो विभाजित कर सकने वाली हैं वो कौन सी हो जाएंगी? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 100 को विभाजित कर सकती हैं और उनका योग बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये संख्या देखिए कौन कौन सी हैं। ये संख्या देखिए आपकी क्या है? एक है, 2 है, 4 है, एंड 5, 10, 20, 25, 50 और खुद 100 भी है। तो इनका जो योग हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 216, वो 16 सॉरी, हाँ 16 भी हो जाएगा और प्लस 1 भी है, तो उसको जोड़ लेंगे तो 217 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, उनका लासा 660 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? 22, 165, 132, 110। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहली संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 6, तो 5x इंटू 6x बराबर हो जाएगा 660। तो इनका दोनों का हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 छक्का 30x और ये डबल x है तो x² बराबर 660 x ये भी हो जाएगा। तो 30x बराबर हो जाएगा 660 और एक x इधर और एक x ये 30 का जो स्क्वायर में है ये कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 660/30। तो इसका हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा। और जो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5x इसमें छोटी है, 6x बड़ी है, तो 5x छोटी संख्या हो जाएगी। 5x बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 22 तो कितना हो जाएगा? 110। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? तो देखिए, एक रेलगाड़ी है 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब से चलती है, तो यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब करेगी? चलिए देखते इसको। देखिए, रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, इसलिए रेलगाड़ी को 1 घंटा अर्थात 60 मिनट विलंब करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो मिनट विलंब होने के लिए देखिए 60 माइनस 3 सेकंड के लिए दिया है, तो 3 और बराबर कितना हो जाएगा? 57 मिनट हो जाएगा ना। 3 मिनट विलंब से चल रही है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 माइनस 3 तो कितना? 57 मिनट हो जाएगा। 57 मिनट विलंब से इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सेकंड विलंब होने में लगा समय, इसे 3 सेकंड में पूछ रहा है ना। 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो 3 सेकंड का निकालना पड़ेगा इसको। 3 सेकंड विलंब होने पे लगा समय 1 मिनट हो जाएगा। तो 57 इंटू 60 सेकंड, तो विलंब होने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1/3 और इंटू 57 × 60 मिनट,
तो कितना हो जाएगा 57 गुणे 60 सेकेंड, तो आपको हो जाएगा ये 19 से कट जाएगा, 19 त्रिक 57 ये कट जाएगा तो 19 आ जाएगा। 19 गुणे 60, 19 गुणे 60 बराबर 1140 मिनट। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1140 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77। यदि किसी कूट भाषा में टीचर को 4 2 3 5 7 2 6 के रूप में और स्ट्रेंथ को 8 4 6 2 9 4 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंट्रेंच को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसको बताएंगे कि कैसे है, ये कैसे हुआ देखते हैं इसको। तो देखिए टी का कितना दिया है 4, ई का कितना दिया है 2 और सी का 3। तो देखिए इन दोनों में से आपको कॉम्बिनेशन करवाना पड़ेगा और इसके बाद इसका इंट्रेंस का निकल जाएगा आपका, ठीक है आराम से। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें ई का कितना दिया है 2 दिया है, एन का दिया है 9 और टी का दिया है 4 और आर का कितना दिया है, आर का दिया है 6, ठीक है। ऊपर वाले में दिया हुआ है, देखिए ज़्यादातर ऊपर वाले से मिल रही है सारी संख्याएं। और इसके बाद ई को टी के बाद दर्शाया गया है 2 से, तो फिर 2 और फिर है एन को स्ट्रेंथ में दिया गया है, पीछे से तीसरे नंबर पे क्या दिया गया है 9, तो एन का कितना दिया गया है 9 और फिर कितना सी को इसमें देखिए टीचर्स में दिया है सी का 1 2 3 चौथे नंबर पे दिया है 1 2 3 4, सी का कितना नंबर है 5 और आपका क्या बचा एच का कितना है, इसमें 7 दिया है और इसमें भी देखेंगे एच का कितना है 7 है, तो दोनों संख्या मिल रही है तो इसका हो जाएगा 7। तो मिला लीजिए 2 9 4 6 2 9 4 6 और 6 2 और 9 5 7, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या कौन सी है 46 47 फिर 94 97 फिर 388। तो पता करिए इसका, देखिए सीक्वेंस क्या है। 46 से 47 गए हैं तो क्या हुआ, एक जुड़ गया है तो 46 से 47 जाने में +1 हो गया। फिर 47 से 94 गए हैं तो 47 में 2 से गुणा करेंगे तो 214, 2 चौको 8 1 9, तो ये 2 गुना हो गया तो इंटू 2। फिर 97 में 94 से 97 गए हैं तो 3 जुड़ गया है। तो देखिए सीक्वेंस जुड़ रहा है 1 3 5, ये विपरीत विषम संख्याओं का इसमें गुणा हो रहा है तो 5 इसमें देखिए जुड़ रहे हैं। 97 से अगर 388 है तो आप इसमें 2 से गुणा किए थे तो इसमें 4 से गुणा करिए। देखिए 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 388 और यहाँ पे आप 1 जोड़े हैं पहले, फिर 3 जोड़े हैं, अब क्या जुड़ेगा 5, तो आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 398 हो जाएगा, ठीक है। 88 से 5 जोड़ेंगे तो 398 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है ये। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है इसको। USQNLJGEC और आगे की संख्या इसमें बताना है। तो आगे की संख्या क्या है ये बताना है 79 का। देखिए यू से एन जाने में, यू से आप एन तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, और यस से आप यल तक जाएंगे तो भी -7 हो रहा है, और क्यू से जे जाएंगे तो भी -7 हो रहा है,
इसी तरह देखिए आप GEC तक जाएंगे तो N से G तक जाएंगे तो भी -7, L से E तक जाएंगे तो भी -7 और J से C तक जाएंगे तो भी -7। तो जब इस -7 के सीक्वेंस में आ रहा है तो इधर G से भी इधर -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z आ जाएगा। और E से जब -7 करेंगे तो X आ जाएगा और C से -7 करेंगे तो V आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ZVX। तो ZVX कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखलाओं में रिक्त संख्याओं में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखलाओं को पूर्ण करेगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि ए के बाद ये नीचे वाले ऑप्शन से देख लेते हैं, A C D C फिर D A। तो देखिए A के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, A के साथ आपके D का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए यहाँ पे D लगा दो, फिर C है, फिर यहाँ पे ये CA है तो CA ठीक है। फिर A के बाद फिर क्या है, D है तो फिर D लगा दो, फिर C है तो CA हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए A है खाली है तो D हो जाएगा, फिर CA है फिर D हो जाएगा और फिर C है तो फिर A हो जाएगा। इसी के सीक्वेंस में देखिए मिला लेते हैं कि D एंड A D A एंड C कहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर D पे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 का क्या है, वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं। तो इसमें कितने वर्ग हैं, चलिए वर्गों की संख्या निकाल लेते हैं, इसमें कितने वर्ग हैं तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 वर्ग ये हैं, फिर 2 3 4। तो इसको देखिए गुणा कर लेते हैं, इसका कितना कितना जाएगा, 3 देखिए इसके टोटल वर्ग हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, इसके 30 वर्ग हो जाएंगे, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रियांक अक्षय का भाई है, ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। प्रियांक जो है वो किसका भाई है, प्रियांक अक्षय का भाई है। तो अक्षय और प्रियांक भाई भाई हैं। सोनिया सक्षम की बहन है और अक्षय सोनिया का पुत्र है। अक्षय है जो सोनिया का पुत्र है, तो अक्षय की माँ हो गई सोनिया और सोनिया की जो सोनिया जो है सक्षम की बहन है, तो ये हो गई सक्षम। फिर अजय सोनिया का पुत्र है। ठीक है, प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, जो प्रियांक है वो सोनिया से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अक्षय और प्रियांक तो भाई भाई हैं और सोनिया माँ है अक्षय की। जब अक्षय की माँ है तो प्रियांक की भी माँ होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का, ये सोनिया का पुत्र ही तो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सोनिया का पुत्र हो जाएगा प्रियांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है, नवजोत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। देखिए वो पश्चिम की ओर मुंह किया था, पश्चिम की ओर से वो चला था पश्चिम की ओर। अब वो किधर की तरफ मुंह किया है, तो अब फिर वो किधर की तरफ मुंह किया है,
ये पश्चिमी की ओर तो होगा, पहले बाएं मुड़ा था फिर उधर से पश्चिम की ओर चल दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का राइट हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84। स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे है? देखिए, स्वप्न जो होता है असत्य होता है ना, उसकी कोई सत्यता तो होती नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्न को असत्यता से है, और जो मिथ्या है, मिथ्या को किससे है? मिथ्या का किससे है? मिथ्या क्या है? झूठ बात होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? सत्यता से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। क्योंकि जो स्वप्न का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए मिथ्या से सत्यता का कोई संबंध नहीं है, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो सारणी देख लेते हैं और इसमें संख्या जो लुप्त है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए, इसमें जो है इसको 8 से 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और 16 का 3 से करेंगे तो 48 आएगा, ये इस तरह से है, सही है। फिर 6 से 3 का करेंगे, 6 3 18, 18 को 4 से करेंगे, 18 चौक 72, ये भी सही है। फिर 12 का 3 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, 24 का 1 से करेंगे तो कितना हो? 24 ही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 24 हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 ही आएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। जब संख्या x को उसी अगली संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 1260 प्राप्त होता है। जब संख्या x को संख्या y से जोड़ा जाता है तो योगफल 106 प्राप्त होता है। संख्या y का मान ज्ञात करें, तो संख्या y का मान ज्ञात करना है, तो चलिए मान लेते हैं इसमें कि माना संख्या x है, तो x इंटू x प्लस 1 बराबर कितना है? 1260 है, तो x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x, अब माइनस कितना हो जाएगा आपका? 1260, इधर से 75 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर देख लेंगे कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है तो उसी घड़ी तो सही समय है। देखिए, दर्पण में देखने पर, तो दर्पण में कितना दिखता है? उल्टा दिखता है ना उसका, तो किसी घड़ी में समय 9:30 है, तो देखिए 9:30 है, तो आप इसको उल्टा करेंगे, इस दिशा में इसको मोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना बजा देगा ये आपका 3:30 हो जाएगा ना। इसको उल्टा करेंगे, 9:30 है, 9:30 को अगर उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3:30 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि 2:30 हो जाएगा। 9 के सामने क्या है? 2 है कि 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 9:30 से 1 घंटे का ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 2:30। ठीक है, 86 का हो जाएगा, 86 का हो गया, 87 का देखना है। 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2:30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। एक जंगल में केवल हिरण और मोर रहते हैं। जंगल में पैरों और आँखों की कुल संख्या 100 और 60 है, तो जंगल में देखते हैं इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पैर और आँखों की संख्या बताना है, आँखों की संख्या से हिरण और मोर की संख्या बताना है। तो देखिए, हिरण का जो उसके तो 4 पैर होते हैं, जो मोर है मोर के 2 होते हैं, और आँखें तो दोनों की 2 ही होती हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने में थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
मोरों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी और हिरणों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 30। तो इनको दोनों को आप माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका टोटल हो जाएगा 20 और 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1867 से 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया NG रानाडे ने, या फिर सर W हंटर ने, या फिर RC दत्त ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 1867 से 1868 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम निश्चित कौन किया था? ये आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है, तो कौन से सम्मिलित नहीं है? भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, या फिर फसल पश्चात खाद्यान्न में कृषि क्षति को कम से कम करना, या फिर फसलों को भंडारण में सुधार, या फिर कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें क्या नहीं सम्मिलित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे जो निवेश को प्रोत्साहन है, ये प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। आज का ये पार्ट 1 है, ये 1 से 90 तक के क्वेश्चन आज हमने पार्ट 1 में किया, और 91 से 140 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।